हेलो दोस्तों, दिस इज़ एस के सिंघानिया। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। एंड जो थर्ड है हमारे पास वो है स्केलेटल और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इक्वेशन। एंड जो फोर्थ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट वाला मच मच इंपॉर्टेंट। सो ये वाले टॉपिक्स हम पहले करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। सो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटल और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये हम टॉपिक अभी करने वाले हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है विच इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ध्यान से पढ़िएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केमिकल रिएक्शन जो हमारा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इसकी डेफिनेशंस पहले हम जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके बारे में हम टर्न बाय टर्न पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। आप साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एज अ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं एज अ नोट्स की तरह आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर substances formed न्यू सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, विच इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जैसे कि हम इसके हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हम आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हमको पता चल गया, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट में, इसी पॉइंट में लिखना, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, मतलब कि ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। रिवर्स का मतलब होता है कि जिस सब्सटेंस से हमने, मतलब कि एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस तोड़कर, मतलब कि जोड़कर हमने एक न्यू सब्सटेंस बनाया है, मतलब कि वो न्यू सब्सटेंस दोबारा वो नहीं बन सकता विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मेथड। एंड फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं यह आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं फिर भी मैं लिख लेता हूं यहां पे। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन एंड है कॉन्ट्रीफ्यूगेशन
distillation, and last one is evaporation. ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में स्टडी कर चुका है फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड इनके द्वारा विद रिस्पेक्ट टू दिस, इनके हेल्प से हम दोबारा न्यू सब्सटेंस से वो दोबारा जो हमने सब्सटेंस जोड़कर बनाए हुए हैं वो हम दोबारा मतलब कि क्या नहीं कर सकते, रिवर्स्ड नहीं कर सकते, रिवर्स्ड हम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, केमिकल रिएक्शन पता चल गया हमको, और इसको मतलब कि फिजिकल मेथड के द्वारा हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी में ही है हमारा, वो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट इज अ चेंज इन स्टेट, ये स्टेट को चेंज करता है। स्टेट मीन्स नोन एज, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जैसे कि क्या हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है, मतलब कि इन सब चीजों को क्या करता है, ये चेंज करता है। ठीक है, किसमें? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है इनको चेंज करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चेंज इन कलर, ठीक है, ये कलर को भी चेंज करता है। एंड उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आता है? चेंज इन स्टेट, मतलब कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड भी बना जाता है, ठीक है, एंड लिक्विड से गैस भी बनता है, एक्वस भी बनता है, वो आ गया मतलब कि स्टेट को चेंज करना। ठीक है, चेंज इन कलर, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर ब्लू है, वो मतलब कि चेंज करके ग्रीन बना रहा है, कलरलेस बना रहा है, वो अपना कलर चेंज कर रहा है, विच इज इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ऑटोमेटिकली बात है, जहां से मतलब कि वो जोड़े गए हैं सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर रादर देन वो जो बना है हमारे पास न्यू सब्सटेंस, उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है या फिर हो सकता है। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है इसमें, ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि उसमें गैस भी इवोल्यूशन हो सकती है, उसमें गैस भी निकल सकती है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, हमने पीछे क्या पढ़ा अभी गाइस? हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, और इसको फिजिकल मेथड से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस happen in our daily life। ठीक है, केमिकल रिएक्शन happen in our daily life। हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन क्या रोल करता है, क्या भूमिका निभाता है? ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका वो है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब क्या हुआ इसका? भोजन का पाचन, जो हम खाना खाकर वो जो पचाते हैं, जो भोजन पचता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। दैट मीन्स जैसे कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है दोस्तों, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना।
ठीक है, लोहे पर जो जंग लगता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्लो केमिकल रिएक्शन। ये बहुत स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। किसी भी लोहे की पाइप को अगर बाहर रखते हैं, वो ब्राउन कलर की मतलब कि एक परत चढ़ जाती है, दैट इज नोन एज लोहे पर जंग लगना। दैट इज ऑल्सो नोन एज डस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। एंड जो फोर्थ वन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये समझ गए आप विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब देखो मैंने क्या बोला, इसमें टेम्परेचर चेंज करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कर्ड क्या होता है? दही, दही का जमना। ठीक है, दही के जमने में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में केमिकल रिएक्शन होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मतलब कोई छोटे छोटे दो सब्सटेंसेस मिलकर एक न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। इसको हम जैसे कि दो छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। जो न्यू सब्सटेंस होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एंड जो छोटे छोटे दो पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये आता है हमारा केमिकल रिएक्शन में ही। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी आगे हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक डेफिनेशन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर वीडियो फास्ट हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप एज अ नोट्स बना के कॉपी में लिख सकते हैं, एज अ नोट्स बनाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन क्या होती है? रिएक्टेंट की डेफिनेशन होती है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि टू बॉयज आपस में, दो बॉयज हैं, ठीक है, दो बॉयज मतलब क्या कर रहे हैं? वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। दो, ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड उसमें से कोई एक विनर होता है एंड उसको टैग लगता है एज अ विनर का। ठीक है, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं इसमें? प्रोडक्ट। या मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख लो। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट की डेफिनेशन है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन है द सब्सटेंस which are formed the substance which are formed in a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन बनाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो बनाता है। ठीक है, इसका हम एज अ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊं तो ये सिंपल हो सकता है। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक समझे आप? H2O होता है वाटर का फार्मूला। अब ये वाटर किस किस के मिलकर बना है? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। मतलब मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ड्रॉप, कितनी क्वांटिटी होती है। अब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, विच गिव्स टू, इसको बोलते हैं विच गिव्स टू। क्या बोलते हैं इसको? विच गिव्स टू। एरो का सिंबल दिखाता है विच गिव्स टू, जो बना रहा है हाइड्रोजन, सॉरी, इसको बोलते हैं वाटर, जो क्या बना रहा है? वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो चीज आई ना, इसको बोलेंगे बेटा लोग रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड ये जो चीज आई इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। समझ आ गई बच्चों आपको? इतना आपको लग गया पता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि एक्टिविटी 1.1, हमारे बुक में एक्टिविटी 1.1, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 में क्या बोला गया है? व्हेन, इसको मैं इस पेन से लिखता हूं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burnt in air, burnt in air, जो एयर है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन
गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। हमको मालूम है मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम जो है वो हवा में क्या होता है, जल जाता है, जल गया तो उसके बाद वो जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं विच इज नोन एज वाटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। हमने पीछे जो पढ़ा, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कट, ये सारा क्या है हमारा, ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो हमने केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट टॉपिक लिखा है वो हमने कंप्लीट कर दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो केमिकल इक्वेशंस, इसके डेफिनेशंस पहले जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ केमिकल reaction can be represent chemical reaction can be represented by chemical equation। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, इक्वेशन को मैं एज अ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट्स बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है केमिकल इक्वेशन, जैसे कि इट, अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में होता है इट इन्वॉल्व्स uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state, ठीक है। हमने क्या किया था अभी, केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इसमें होता है कि ये जो इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का मतलब क्या हुआ। अब हमने क्या किया ऊपर, ये देखो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ देखो व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्ड इन एयर, ये बना हमारे पास केमिकल रिएक्शन। तो इसको सिंबॉलिकली मतलब कि मतलब सिंबल्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीशियम ऐसे ऐसे करके, मतलब एलिमेंट्स को लिखकर, ठीक है। जैसे कि मैं लिख ही देता हूं यहां पर, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस क्या, ये ऑक्सीजन, क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना हमारे पास, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इस चीज को एज अ दिस लिखा, सिंबॉलिकली लिखा, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो तभी हमने यहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट्स बाय केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सिंबल्स होता है विद मेंशंस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे हम एस के साथ, लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ, गैस को करेंगे हम जी के साथ एंड एक्वस को करेंगे ए क्यू के साथ, ठीक है बच्चों। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट के थ्रू हम इस केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि क्या हो गया, मैग्नीशियम Mg
ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, शाबाश, MgO, MgO भी हमारे पास सॉलिड है। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल स्टेट। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टेट, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट, वी हैव रोट केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हमको पता चल गया। ओके, अब हमारे पास एक चीज आती है, हमको सॉलिड पता है, कठोर, लिक्विड पता है, जस्ट लाइक अ वाटर, ऑयल, मतलब विच इज नोन एज लिक्विड, सिंपल। गैस क्या होता है, गैस जो बाहर होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है ना, कुछ भी, मतलब ठीक है, वो हो गया गैस, ठीक है। अब एक्वस क्या होता है, एक्वस कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोगों को एक्वस और लिक्विड में मतलब कि फर्क समझ नहीं आता है। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड लिक्विड्स, सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्वस। एक्वस का मीनिंग होता है बच्चों, एक्वस का मीनिंग होता है कोई सब्सटेंस जो पानी में घुला हुआ होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution in which solvent in water, solvent is water, कोई ऐसा, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, जैसे कि हमने चीनी को पानी में मिला दिया, शुगर को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो विच इज अ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज अ एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे कोई सिंपल पानी है वो हो गया लिक्विड, अब एक्वस, अगर नमक हमने, कोई सब्सटेंस हमने डिसॉल्व कर दिया, सॉल्वेंट इन वाटर, कोई भी सॉल्वेंट इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्व हो जाता है, उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो MgO2 प्लस MgO मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमको विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट हमको पता चल गया। ओके बच्चों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस मतलब कि स्केलेटल जो होता है वो क्या होता है, स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन known as स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ जो, जैसे हमने पीछे वाले पेज में हमने जो टर्न करें तो वहां पे हमने क्या लिखा था, Mg, और साथ में क्या लिखा था, प्लस O, ठीक है, क्या बना O2, ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो ये देखो यहाँ पर अनबैलेंस्ड है कि नहीं है, कैसे लगा बताओ हमको ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना है हमारे पास, यहाँ पे हम एक ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं जिसके साथ हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरे डाउट्स, ठीक है, कोई डाउट्स आएंगे ही नहीं हमारे पास। एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास Mg है, एक हमारे पास Mg है, दूसरा क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है O2, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, Mg कितना है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, मतलब कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो Mg कितना हमारे पास रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितना है ऑक्सीजन, 2 है, शाबाश 2 है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन ही कितना कितना है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। सो विच इज नोन एज, मतलब कि 1 1, मैग्नीशियम तो चलो मान के लिया मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये बैलेंस नहीं हुआ, विच दैट मीन्स ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अब हमको इसको बैलेंस करने के लिए एक टर्म आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या आता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या किया अभी पीछे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस हमने क्या किया? पढ़ लिया, ये टिक कर दिया। अब क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब हुआ? चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ठीक है, तो इसके हम पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ chemical reaction the total mass of the products must be equal to the total mass of the reactant। मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? मतलब कि जो ये मैंने क्या बताया, मैं ये क्या बताया आपको, ये रिएक्टेंट होता है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इसका मास और इसका मास, इन दोनों का मास मतलब कि वेट, वो दोनों का मास इक्वल हुआ तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट का टोटल मास मस्ट बी इक्वल, मतलब कि इसके बराबर होना ही चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। दिस टर्म इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा लास्ट वाला जो टॉपिक है विच इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सो हम कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस कि स्केलेटल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे मतलब कि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 हो जाए। ठीक है, इन दोनों को मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको देखो हीट एंड ट्रायल की मेथड से भी करते हैं एंड मैं आपको इजी से इजीएस्ट जो तरीका है और उसको समझाता हूं कि कैसे आपको इस कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करना है? तो देखो इसके पहले, इसलिए हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? एफ ई। एफ ई क्या होता है? आयरन। क्या होता है बेटो? आयरन। तो बेटो एफ ई होता है आयरन प्लस H2O, पता है आपको, वाटर होता है। Fe plus H2O to give Fe3O4 plus H2। इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हुई? रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो गई और यहां पे क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन को इज ऑल्सो नोन एज फेरिक। आयरन को हम फेरिक भी बोलते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, O4 है तो ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई है हमारी? रिलीज हो गई। ठीक है, सो बच्चों देखो Fe आयरन एक है हमारा यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। चलो हाइड्रोजन का कोई सीन नहीं, हाइड्रोजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 4 है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक टेबल बना लो। ठीक है, एक टेबल बना लो, इसमें लिख लो एलिमेंट, फिर लिख लो रिएक्टेंट,
फिर लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से है हमारे पास? आयरन है, ठीक है जी, आयरन है। सेकंड कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन को H2 के थ्रू भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि हाइड्रोजन को वैसे भी H2 के साथ ही लिखते हैं, पर मैं इसको एज अ H की तरह यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि समझ आए, आप कंफ्यूजन ना हो। तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, और कोई है चौथा? नहीं है, हमारे पास ये तीन ही एलिमेंट है। अब रिएक्टेंट में Fe कितना है हमारे पास? एक है, ठीक है, और रिएक्टेंट में ही देखना है अभी पहले हमने, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं, शाबाश, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास आयरन कितना है? एक है, ओके, तो H2 मतलब कि H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 2 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? एक है। अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में Fe कितना है यहाँ पे? 3 है, ठीक है, तो और प्रोडक्ट में ही ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? पहले हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था हमारे पास? 1 था, यहाँ पे कितना है? 4 है ना, ओके साथ 4 लगा है, तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 4 है। तो देखो अब ये क्या है? बैलेंस नहीं है, सिंपल सीधा सीधा हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी बैलेंस नहीं है। तो देखो क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले हमको ये जो कोई भी इक्वेशन होगी ना, इसको बेटा लोग हमने ब्रैकेट में कर देना सबसे पहले, जैसे कि Fe को ब्रैकेट में कर देना, प्लस H2O को ब्रैकेट में कर देना, टू गिव Fe3O4, इसको ब्रैकेट में कर दिया, प्लस H2 को ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब Fe3 है, ठीक है, तो यहां पे हमको 3 बनाना है। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, कभी भी हमको बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट के बाहर ही करते हैं, इसके अंदर नहीं करते। जैसे कि यहां पे 3 लगा दिया, नहीं, तब हम गलत हो जाते हैं। हमको आगे ब्रैकेट के आगे ही जो टर्म्स आती है वो करनी है, ब्रैकेट के आगे लगाकर ही उसको बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे तो चलो H2 है, जैसे यहाँ पे O4 है, तो यहाँ पे हम 4 नहीं लगा देंगे, तब हमारा ये गलत हो जाएगा। 4 लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, Fe हमारे पास कितना है? 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, तो इसको कर दिया हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो आयरन, आयरन कितना हो गया? 3, मतलब आयरन भी हमारे पास क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन तो है हमारे पास बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 4 है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको बेटा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 लगाया, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये भी हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुई, अब यहाँ पे हमने इसको 4 बनाने के लिए हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या हुआ? क्या हो गया? हाइड्रोजन 8 हो गया, 2 4 जा, अब 2 तो यहाँ पे है, 4 यहाँ पे हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब रिएक्टेंट में तो 8 हो गया और प्रोडक्ट में 2 ही है, तो प्रोडक्ट में इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ हमारा यहाँ पर भी ये क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो देखो ये हो गया हमारे पास 3, ये भी 3, 8 8 4 4, दैट मीन्स 3 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हमारे पास? 2 2 4 जा 8, हाइड्रोजन 2 4 जा 8, ठीक है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, होगी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको एज अ फिजिकल स्टेट के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट के थ्रू कैसे लिखेंगे इसको हम?
आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों पेपर में, चाहे एचपी बोर्ड की बात करूं चाहे भी कोई भी बोर्ड की बात करूं, पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है कि राइट द मतलब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मैंने आपको बताया, 3Fe के ब्रैकेट में लगाना हमने सॉल्यूशन, 3Fe क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस 4H2O, ठीक है, लिक्विड टू गिव Fe3O4 सॉल्यूशन प्लस 4H2, क्या बना ये, गैस। ये क्या होता है, H2 गैस होती है। तो आप अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर आपने ऊपर तो ब्रैकेट लगाया, यहां पे क्यों नहीं लगाया। अरे यहां पर भी लगा सकते हैं, पर हमने इसमें एज अ ब्रैकेट की ब्रैकेट को शो किया है इन फिजिकल स्टेट्स के साथ। तो एक बार जब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, फिर ब्रैकेट ना लगाओ तो दैट मीन्स कि मतलब कि वो उसके साथ ही है, तब वो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब एक बात मैं बताता हूं जो हमने पीछे किया था, ऊपर देखो Mg प्लस ओ टू इजकल टू MgO। अब यहां पे भी आप वही बैलेंस देखो, ये बैलेंस है नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एज इट इज इसको लिख देते हैं आगे, ठीक है। तो देखो यहां पे Mg क्या था, Mg प्लस O2, ठीक है, टू गिव MgO, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2। तो यहां पे ऑक्सीजन, अब हम यहां तो लगा नहीं सकते, चलो ब्रैकेट लगा के करवाता हूं आपको, लगा दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पीछे वाला जो किया हमने, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सी क्वेश्चन होगी जिसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ा। कुछ इजी वाली टर्म्स होती है जिसके लिए हमको टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आवश्यकता होगी आपको, आप समझ जाओगे। जैसे ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लगा नहीं सकते ना, हम यहाँ लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इसके साथ मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को भी आगे क्या कर दिया हमने, 2 का लगा दिया, ये लगा दिया हमने 2। तो देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, हो गई। तो हम इसको एज अ फिजिकल स्टेट के साथ लिख लेते हैं बच्चों, 2Mg सॉलिड, Mg मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड, ठीक है, O2 ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, 2MgO, ये भी हो गया सॉलिड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो इधर एक और इक्वेशन करते हैं, आई थी हमारे पास सेकंड, फर्स्ट थी हमारे पास वो Fe वाली, आयरन वाली, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसको देखो H2 क्या है, 2 है, तो यहां पे लगा दिया 2। अब क्लोरीन भी हो गई 2, तो यहां पे भी लगा दिया 2। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, ओके। तो इसके साथ हमारी बैलेंस इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन हो गई हमारे पास बैलेंस, ओके बच्चों। तो मैं आपको होमवर्क दूंगा इस वीडियो के साथ, आपको एक होमवर्क शीट भी आएगी जिसमें आपको इक्वेशन बैलेंस भी करनी है। तो आपको वो होमवर्क में वो जो इक्वेशंस मैं आपको दूंगा उसमें बैलेंस भी करनी है, और कुछ मैं शॉर्ट्स क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आपको बताने हैं मुझे, ठीक है। हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना भी हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। माइंड में लगाओ, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हाँ जी ठीक समझ रहे हो, वन और मोर सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं विच इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन जो होता है ये होता है फर्दर 3 टाइप्स का, ठीक है, 3 टाइप्स का नहीं, सॉरी, ये होता है 4 टाइप्स का। फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड क्या है इसका, सेकंड है इसका डीकंपोजिशन, रिएक्शन, एंड थर्ड है इसका, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप साथ साथ लिखते भी जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए और पढ़ते भी जाइए।
देखना केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। आगे आया डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्या हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को मैंने RXN लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समझने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास आगे 4 टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब इसकी क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम टर्न बाय टर्न इन सबको रिवाइज करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब मैंने ऊपर लिख दिया ना, देखो ऐसे बनाते हैं नोट्स। अब मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, फर्स्ट वन कर दिया, तो पता चल गया हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालने की अभी आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में देख लो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product। क्या मतलब हुआ इसका, जब एक और एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A प्लस बी विच गिव्स अ AB। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल नहीं था, ये आपको समझने के लिए था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट करते हैं हम बर्निंग ऑफ कोल। क्या करते हैं हम, बर्निंग ऑफ कोल। पेपर में आएगा तो आपको करना है, बर्निंग ऑफ कोल ही नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है सिंबॉलिकली। सो बर्निंग ऑफ कोल के लिए सबसे पहले हमने कार्बन ले लिया। कार्बन है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो हमारे पास गैस के स्टेट में, तो ये एक प्रोडक्ट बना, क्या बना, CO2 विच इज ऑल्सो गैस। तो ये क्या आ गया, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, विच इज ऑक्सीजन यूज की जाती है। ठीक है, इस बात का याद रखना। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, मतलब हीट देते हैं वहां पे, यहाँ पे हम एज अ हीट शो कर सकते हैं। इसको हीट दी तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। अब सेकंड जो आया हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो आपको, ये तो बहुत इजी है, तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, गैस है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, वो भी गैस है। तो क्या बन गया, H2O, पानी बन गया हमारे पास, लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन लग गया आपको पता। ये किसका है, आगे फर्दर एग्जांपल्स किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। ओके बच्चों, इसके साथ हमारा सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस, इसके डेफिनेशन लिख लो बच्चों। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स, स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर substances is called decomposition reaction। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस, मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड, रिएक्टेंट में हमारा ये है, तो ये हमारा टूट कर क्या बनता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब हमारे पास थर्ड जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिएक्शन in which more
रिएक्टिव, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से करना आप। और ये बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है, एचपी बोर्ड के पेपर में बार बार ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaced less reactive element from its solution। देखो बच्चों, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब कि अदला बदली हो जाती है किसके साथ, लेस रिएक्टिव के साथ। मोर रिएक्टिव एलिमेंट की लेस रिएक्टिव के साथ अदला बदली हो जाती है उस एलिमेंट्स के साथ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है देखो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दिस टर्म इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल करके देखते हैं हम इसका। एफ ई क्या होता है, आयरन, मैंने पहले भी बताया, ये सॉलिड स्टेट में। CuSO4 ये है कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, ये है एक्वा सॉल्यूशन में। टू गिव क्या बना रहा है ये, Fe। अब देखो ये बनाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, ये है एक्वा सॉल्यूशन में, प्लस कॉपर इसने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। ठीक है, इसको फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर क्या होता है इसमें, अब आयरन जो होता है ना बच्चों, वो मोर रिएक्टिव होता है। आयरन क्या होता है, Fe इज मोर रिएक्टिव रादर देन किसके, Cu के। जो कार्बन के थ्रू, मतलब कार्बन के बदले, मतलब कि जो आयरन होता है, आयरन कॉपर के रादर देन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जो हाई रिएक्टिव है, वो हमने पढ़ा था ऊपर, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसके साथ, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो किया ना उसने, देखो आयरन ने, अब ये इसी का ही सॉल्यूशन था, इसने क्या किया, SO4 के साथ क्या कर दिया, अब SO4 को अपने साथ ले लिया और कार्बन को अकेला छोड़ दिया। तो मतलब कि ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच वन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। ठीक है, तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। ठीक है, मोर रिएक्टिव होता है किसके, Cu के। अब हमारे पास लास्ट टाइप किसका, केमिकल रिएक्शंस का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैंने हेडिंग लिखी दी। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गई तो दैट मीन्स फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट होना। इसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी डबल डेफिनेशंस लिख लो बच्चों। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between को एज अ इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बिटवीन टू कंपाउंड्स। देखो क्या मतलब हुआ इसका, अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड,
जो बनता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब कि आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिटवीन टू कंपाउंड्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो Na क्या होता है बेटा, Na होता है सोडियम, Na2SO4 क्या होता है, सल्फेट। ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। Ba क्या होता है, बी होता है बेरिलियम, क्या होता है, बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। टू गिव, अब टू गिव के लिए यहां पे आगे स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, टू गिव BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस, ठीक है। क्या होता है ये, इसके नाम मैं नीचे लिख देता हूं, ये है हमारे पास सोडियम सल्फेट और ये हमारे पास बेरियम बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बना हमारे पास, बेरियम सल्फेट बना, ये बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है बच्चों। तो ये बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस के एक्सचेंज होने से नया कंपाउंड बने। आयन, आयन क्या होता है, अब आयन, आयन यही है ना, आयन है ना ये, आयंस का मतलब जैसे Na नेगेटिव पॉजिटिव जो ऊपर लगता है, जैसे H2O, ठीक है, इनमें जो ऊपर आयंस लगे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आयंस। तो इन आयंस का आपस में मतलब क्या हो रहा है, एक्सचेंज होकर एक नया कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो बार डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखो Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट था, ठीक है। सो Na, सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। और इसमें सल्फेट ने क्या किया, Ba के साथ किया, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों वो एक अकेला रह गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ पेयर्स हुआ, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ, पेयर्स हुआ, ठीक है। मतलब कि ये आपस में दो भाई हैं, ये आपस में दो बहनें हैं, ठीक है। तो ये भाई बहन एक तरफ हो गए और ये भाई बहन एक तरफ हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब कि एक अलग अलग हमारे पास क्या बना, एक कंपाउंड बना और आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको। तो इसके साथ अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूं, ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, हाँ जी, ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। जैसे कि Na 2 है, ठीक है, यहां पे भी क्या है, Na 2 है, ठीक है। SO4 एक है, यहां पे क्या है, SO4 प्रोडक्ट में एक है, ठीक है। Ba बेरियम क्या है, यहां पे एक है, यहां पे भी क्या है, एक है। Cl2 इसके साथ ही 2 आगे लगाया हमने, Cl2 भी क्या है, एक है। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो इसके साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। एंड आपके कोई भी डाउट्स होंगे बच्चों, आप में कमेंट सेशन में भी, कमेंट सेक्शन में भी आप वहां पर बता सकते हो, और रादर मेरे से आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन्स का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी सेफ।